हेलो सीटेट एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है पटना कमीशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक दिन आप सभी के लिए सीटेट से संबंधित स्पेशल सवाल जो प्रीवियस सेशन पर आधारित हैं, साथ ही साथ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे भी संबंधित होते हैं। कहीं ना कहीं आप सभी को इससे बहुत आसानी से सहूलियत होगी एग्जाम को क्रैक करने में। ये तय आपको करना है कि यहाँ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का पालन करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे, ये आपके सोच की बात है। जरा देखेंगे सवाल और उस तरह क्या ट्रिक्स और टेक्निक्स लागू होते हैं, से आपके पेडागोजी में 30 के 30 नंबर आएंगे। साथ ही साथ मैथ हो या आपका पर्यावरण हो, किसी भी पेडागोजी में, चाहे वो हिंदी हो, आपको 15 नंबर कंफर्म रहेगा सभी पेडागोजी में। जरा ध्यान दीजिएगा सवाल कह क्या रहा है और करना क्या है, सोचना कैसे है सवाल को। कौन से कथन सही नहीं है? पहली नंबर बात, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 3 आपका ऑप्शन सही रहेगा, 3 सही रहेगा और 1 तो सही नहीं रहेगा। सभी आभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती है। आप सभी को पता है आभाज्य संख्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... तो इसमें से कोई जो है ना सम संख्या है कि नहीं है? आपको जरा देखिए तो क्या 2 सम संख्या नहीं है? सम संख्या। तो जब सम संख्या हो ही गया, यहाँ बोल क्या रहे सभी आभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, यानी यही वाला गलत हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग यही हो जाएगा। बाकी इसका मतलब 3 आंसर जो ऑप्शन होंगे वो सही होंगे। आपको जहाँ पर मिल जाए वहीं पर आपको टिक कर देना है, ज़्यादा सवाल को ऑप्शन में उलझना नहीं है। जरा देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, मगर वो कुछ ने क्या लिख दिया है, 404 लिख दिया। यहाँ पर देख सकते हैं डिजिट जो है ना, यहाँ पर 44 लिखने के लिए कहा गया था, 404 लिख दिया। इसको आप किस रूप में संबोधित करेंगे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन बेस्ड समझना है, ऑप्शन बेस्ड को पकड़ना है, उस तरह प्रयास करना है। उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे तो आप ही सब काम कर दीजिएगा। तो वो क्या करेंगे, बच्चे या जो आपके शिक्षार्थी होंगे, ठीक है, या विद्यार्थी होंगे, वो क्या करेंगे? उसको कुछ करने के लिए भी तो छोड़ना होगा आपको। सबसे पहली नंबर बात, वो सही उत्तर आप लिख देंगे। ये सबसे बड़ा जो है ना, आप कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं, लेकिन करके उसको बता नहीं सकते हैं उस तरह से। उसके लिए वो क्या होगा, और परिपक्वता होगी, उसके अंदर का जो सृजनात्मकता शक्ति है वो विकसित होने में जो है ना कठिनाई उत्पन्न होगी। उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे, ये आप करिएगा। जब उसको समझाना है तो मूर्त पदार्थों के जरिए से समझाइएगा, इसके जरिए से वो आसानी से उस चीज़ों को पकड़ पाए। उसे उस समूह में रखें जिसने सही लिखा है गलत। आप कभी भी सभी को क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। आपको सही उत्तर प्राप्त करने से तात्पर्य है उसको आपको सिखाने के लिए एक पैटर्न्स को जनरेट करने से संबंधित है। तो सवाल को देखिए और दिमाग लगाते चलिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? और प्रतिचित्रण अगर आपको देना है, करना क्या है, त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। हाँ, देना चाहिए। 3D आपको कोई भी पैटर्न्स है उसको आपको दिखाना चाहिए, उसको बताना चाहिए, ठीक है। 3D सामान्य तौर पर किसको कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आप जो भी चीज़ें अपने दैनिक जीवन में चारों तरफ देखते हैं वो कहीं ना कहीं 3D होती। 2D किससे कहते हैं? जैसे हम ये चित्र बना दिए, ये वर्ग बना दिए, ये 2D हो गया, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं। उसका आपको लंबाई चौड़ाई और मोटाई वगैरह सबको जो है परफेक्टली हम नहीं तय कर पाते हैं। अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना, ये करना चाहिए, लेकिन विषय को सरल और रुचिकर बनाना नहीं। संख्यात्मक निरस्ता समझते हैं, ये दोनों कदापि नहीं होगा। आपका 1 और 2 किस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते चलिए क्या है। एनसीएफ पाठ्यचर्या जो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? सबसे पहले बच्चे के अंतर्गत चॉपर और टाइलिंग, ये कहीं न कहीं उसका TLM का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिससे बच्चे आसानी से सीखते हैं। साथ ही साथ सममिति, जब आप कोई भी चीज़ को डिजाइन बनाते हैं और उसको बांट देते हैं, दोनों पट्टी से एक समान स्वरूप को दर्शा रहा है कि नहीं, वो सममिति वो भी होते हैं। प्रतिरूप, किसी का सेम टू सेम अगर उसको दिखा सकते हैं ये उस तरह है कि नहीं है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी प्रतिरूप भी होता है। मगर अनुपात ये जो है ना प्राथमिक कक्षाओं का भाग नहीं है, ये उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं का भाग है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अगर अध्यापक निम्नलिखित में किस साधनों का अधिगम सामग्री का प्रयोग दर्शाने के लिए करेगा कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतक क्षेत्रफल समान हो जाए? अच्छा, विभिन्न आयाम वाले
दो आयत का क्षेत्रफल समान हो सकता है, उसको हम दिखा सकते हैं। कहीं न कहीं हमको 3D आकृतियाँ लेनी पड़ेगी, खास करके जैसे टाइल्स ले लिए, इसका पैमाना जो है परफेक्टली नहीं हो पाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ये पैमाना क्या लिया जा सकता है, जरूरी है पैमाना में आप कहने का मतलब क्या, पैमाना सभी चीज़ों का, माप भी रहे वो भी एक पैमाना है, ठीक है, चाहे वो आप तौल भी रहे हैं तो वो भी एक पैमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ पेपर जिसमें आपका एक निश्चित पैटर्न्स बना रहता है, ठीक है, इस तरह डॉटेड वगैरह सब रहते हैं। तो इससे आप बता सकते हैं, जैसे अगर हम ये यहाँ लिए तो इससे हमको तय करने में सहूलियत होगी। तो ग्राफ पेपर और टाइल्स, ठीक है, यानी 2 और 4 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखते चलिए, सवाल को दिमाग से एकदम आपको जो है ना उसको डील करना है, कुछ नहीं है सवाल में, सीटेट आपका क्लियर रहेगा, सीटेट में टेंशन नहीं लेना है। निम्नलिखित में गणित में उपलब्धि कम होने का कारण, जब कम होने का क्या, लिंग आधारित घटनाओं से होती है, नहीं, क्योंकि लड़कियां या लड़के में कोई समानता अंतर नहीं माना जाता है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, देखिए ये जो है ना इसका मूल स्वरूप है, लेकिन आपको गणित की उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी हो सकता है। चलिए, गणित का स्वरूप नहीं होगा, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता जिसका बेहतर रहेगा और जिसका कम रहेगा, तो उसके उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है कि ये भी पूरी तरह से सभी पर डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। तो यानी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ये जो है ना कम होने का मुख्य कारण हो सकता है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना निम्नलिखित में कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। अब यहाँ पर पाठ्य योजना अगर बनाते हैं, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, ध्यान दीजिएगा, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना कदापि नहीं, गणितीय संकलनों संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, जी हाँ, आप उसको एक निश्चित पैटर्न वे से अगर उसको आप सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, एक उसका कहीं ना कहीं बेहतर आप ग्राफिक्स के जरिए से भी आप बेहतर तरीके से, यानी उसकी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। विद्यार्थियों को अवसर देने में संकल्पनाओं की संरचना का निर्माण स्वयं करें, ये सही होगा। अब आपको बताइए, दोनों में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव माइंडसेट है, तो आपको विद्यार्थी को ज़्यादा अवसर देना चाहिए कि आपको जो है ना प्रस्तुत करके देना चाहिए, आप स्वयं अब इस चीज़ का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो आप इसको बोलेंगे कि हमको नहीं करके देना है, विद्यार्थी से करवाना है, तो विद्यार्थी को अवसर देना कि संकल्पनाओं की संरचना को प्रस्तुत करें, आपको ये 100% सत्य हो जाएगा। कभी कभी क्या होते हैं, 2 ऑप्शन आपको ऐसे समकक्ष रहेंगे जिसमें आपको पहले बार में लगेगा कि वही आंसर होगा, लेकिन सदैव आपको कुछ करके नहीं देना है, जहां तक कम से कम कर सकते हैं प्रयास, बाकी उसको स्वविप्रेरित करने के लिए आप उसका प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों को अवसर दें, क्रियाकलाप लिखना, ये कदापि लिखना और ये इस तरह संबंधित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में किस संरचनात्मक या रचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। गणित के अध्ययन में भाषा और समाधक भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रियाएं विभिन्न विद्यार्थी का अलग अलग प्रकार समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसे रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक परीक्षा का उपयोग, ये चीजें आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यानी ये तीनों इसके अनुसार से माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, का नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं, तो ये आपका हो जाएगा आकलन से संबंधित, वो भी विषय परक आकलन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती, से पहले नहीं की जा सकती, तब यहाँ की जा सकती। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, ध्यान दीजिए, गणित से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, ठीक है, और गणित पूर्णतः विषय परक। अब देखिए, पूर्णतः विषय परक नहीं है, ये जो है ना अलग पूरे सामान्य जीवन से भी रिलेटिव होते हैं। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कहीं न कहीं इसके बारे में आप बेहतर तरीके से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों को उसके बारे में सामान्य जीवन से जोड़ते हैं, तो कहीं न कहीं वो उस चीज़ को बेहतर कर सकता है। तो मानस दर्शन सामान्य गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के त्रिविमी यानी 3D, ऐसे सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं,
समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयोगी। 3D जैसे कि आपके पास बुक है, आपको कोई भी पत्थर है या ट्रेन है या कोई भी है, कोई वस्तु अगर आप बोल सकते हैं जो आप दैनिक जीवन में आंखों वगैरह से देखते हैं, जो सामान, जैसे ये बोर्ड पर लिखा हुआ जो चीज़ है, ठीक है, पैनल पर लिखा हुआ, ये आप 2D बोलेंगे। लेकिन जब इसी बोर्ड को बोला जाएगा, ठीक है, ये फ्लैट पैनल को बोला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ना अलग अलग शेप को आप देख सकते हैं। इसमें बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, कहीं न कहीं उसको चित्रित किया जाएगा तो 3D आकृति ही तो होगी। मानचित्र पर शहरों का स्थान, ये प्लेन हो जाएंगे। चंद्रमा को उदय होने का समय लिखना, ये समय लिखने से कोई मतलब नहीं था। संख्याओं संख्या पर निरूपण करना, ये सभी सिर्फ देख सकते हैं, इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, या इसकी आप पैटर्न्स को नहीं तय कर पाएंगे। मगर बोतल का तो लंबाई चौड़ाई मोटाई आप तय कर पाते हैं, इसको समान जीवन से भी रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये 3D वस्तुएं होती है। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। अध्यापक के सीखने वाले के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित के निष्पादन पर असर होता है। विद्यालय में दिए निर्देशों भाषा का असर बच्चे गणित के प्रदर्शन पर पड़ता है। अब यहाँ पे करना है, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। अध्यापक के सीखने वाले के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। आपको अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक नहीं होती, ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे जो है ना प्रयास किए रहते हैं। तीनों में देखेंगे आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अध्यापक सीखने वाले विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। विद्यार्थी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित के निष्पादन पर असर होता है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों भाषा का असर भी बच्चों गणित के प्रदर्शन पर दिखाई पड़ सकता है, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं होता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है, बच्चे का भी मेहनत होता है, साथ ही साथ शिक्षक की भी मेहनत होता है, तो सामाजिक पृष्ठभूमि के भी मेहनत होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखते चलिए। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। 2 अधिक है मतलब कि जोड़ रहा है, यानी जमा कर रहा है, और किससे, मनीष से जमा कर रहा है, मनीष से तुलना कर रहा है, ठीक है। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, यानी इसके क्या हो जाएगा, तुलनात्मक जमा हो जाएगा। जमा मतलब जोड़, यानी कि 6 से 2 अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। हिंदू अरबी गणना प्रणाली निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? हिंदू अरबी गणना प्रणाली जैसे 0, 1, 9 तक है, तो वास्तव में ये दार्शनिक प्रणाली भी एक तरह से बोल सकते हैं इसको। दार्शनिक प्रणाली जिसमें 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक। तो इसके बारे में कौन सा सही नहीं है? तो एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है योगात्मक, यानी जोड़ या घटाव वगैरह सब कर सकते हैं। इसमें आधार 2 की प्रणाली नहीं, इसमें आधार 10 लिया जाता है। आधार क्या लिया जाता है? 10, बेस 10। मगर आधार 2 किस में लिया जाता है? बाइनरी में, द्विधारी में। द्विधारी में 0 और 1। ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की भी मूल भाषा यही कहलाती है। गुणात्मक प्रकृति का ये होगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा? ये नहीं होगा, 3 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितिक अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामितिक सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। नहीं, ठीक है, सिर्फ वहीं तक नहीं रखना चाहिए। अध्यापक प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाना चाहिए। ध्यान दीजिए, विद्यार्थी प्रचुर अवसर देने दिक स्थान के अंतर्दृष्टि दिशा को समझ विकसित कर सकते हैं। आपको अगर सीटेट पास करना है तो मेरा एक लॉजिक आप मानिएगा सदैव, कि आपको इतना तो बात दिमाग में रखना है कि आप विद्यार्थी से जितना काम करवा सकते हैं, अगर आप उसको कहीं ना कहीं मदद करना है, निरीक्षण मोड में आपको रहना है सदैव, लेकिन आपको उससे ज़्यादा काम कर दिए, उसको स्वयं अभिप्रेरित होकर सीखने का प्रयास कीजिएगा। सीटेट में से सिर्फ पॉइंट को आप ढूंढिए, जिस ऑप्शन में रहेंगे उसको आप ओके मार दीजिए, आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। 30 में 30 आपका पेडागोजी सही होगा, ये मेरी गारंटी है। जरा ध्यान दीजिएगा, आगे भी आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे, 10 से ज़्यादा ट्रिक्स बताए जाएंगे जो स्पेशली ट्रिक्स बेस्ड होंगे। उसको भी अगर आप वीडियोज को कंटिन्यू वॉच करते रहते हैं तो आपको आगे नेक्स्ट वीडियोज में ये ट्रिक्स मिलेंगे जो सीटेट निकालने में बहुत आसानी करेंगे। आप सबको ये बात ध्यान देना होगा। बच्चों को परसों अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट सवाल, आपको उसके बाद ढूंढना नहीं है, करना क्या है, कितना समय टाइमिंग के अनुसार बरकरार रखना है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? अब लॉजिक है, गणितीय यानी मैथमेटिकल लॉजिक क्या है? गणितीय संकल्पना परिभाषा देने की क्षमता सिर्फ होती है? नहीं, गणितीय प्रक्रिया तर्क संगत देने की क्षमता,
तर्कसंगत, कभी याद ताद करने की ये जो है ना तर्क नहीं कहलाती। परिकल्पना निपुणता क्षमता ये भी नहीं, ये आपकी क्या बेहतर कैपेसिटी हो गया है, जरूरी नहीं उसका तात्पर्य यही है। हाँ, आप कितने तर्कसंगत तरीके से उसको विचार को व्यक्त कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये गणित में। गणित पेडागोजी बहुत आसान है, अगर आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से डील कर पाएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो कंटिन्यू वॉच करेंगे, सीटेट संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सवाल और टेक्निक्स और ट्रिक्स को जो है ना हम लाते रहेंगे आप सभी के लिए, ताकि आप सभी का सीटेट बड़ी आसानी से क्लियर हो जाए और आप सभी शिक्षक बनने की प्रक्रिया को आगे पूर्ण कर पाएं। धन्यवाद।